नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटी विद उपेंद्र सर में। और सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के टॉपिक को। तो हमारा एक नया सेक्शन IR+ शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका शॉर्ट वीडियो बना करके हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आज के इस पहले सत्र में जो है हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर। तो बांग्लादेश का वो आइलैंड जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। आखिर ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, इसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसके कारण, इसका जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंस है उसको भी हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। इस आइलैंड के इतिहास और इससे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हम लोग समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आप सभी जानते होंगे कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। जो वहाँ पर क्राइसिस शुरू हुआ उसको लेकर के भी हमने एक वीडियो किया है। बांग्लादेश क्राइसिस को लेकर के 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सप्लेन्स प्लेलिस्ट है उसमें आप देखोगे कि वो दोनों वीडियो हैं, उसको भी आप जा करके देख सकते हो। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, उनके द्वारा ये बात कही गई कि विदेशी ताकतों ने, खास करके यहाँ पर अमेरिका का जिक्र किया गया कि उन्होंने जो है उन्हें बेदखल किया है सरकार से। ये आरोप सीधे सीधे जो है यूएसए पे लग रहे हैं। और यूएसए पर जो ये आरोप लग रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो रीजन है सेंट मार्टिन आइलैंड। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अमेरिका जो है बांग्लादेश का ये जो आइलैंड है उसको अपने कब्जे में चाहता था, ताकि वो वहाँ पर अपना जो एयर फोर्स का बेस और या फिर नेवल बेस बना सके। और चूंकि बांग्लादेश की सरकार ने उनको ये देने से मना कर दिया, इस कारण से जो है एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत यहाँ पर उनको जो है बेदखल किया गया है। इस तरह की बातें भी यहाँ पर सामने आ रही हैं, बहुत सारे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा समझना ये हमें कि आखिर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आखिर ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो क्यों स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्यों भारत के लिए भी एक परेशानी का सबब बन सकता है कि अगर ये आइलैंड अमेरिका या फिर किसी और शक्ति के हाथों में लगा तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उसका जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर है। आप देखोगे, कहा जाता है कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो क्या है, जो बे ऑफ बंगाल यानी कि जो बंगाल की खाड़ी का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पर सिचुएटेड है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके मैप को। और अगर आप मैप देखोगे तो ये है सेंट मार्टिन आइलैंड, और आप देख सकते हो ये म्यांमार और ये बांग्लादेश का जो टिप है यहाँ पर, और ये हमारा भारत का जो है पूर्वोत्तर राज्य। इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में देखते हैं, आपको यहाँ से ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। बे ऑफ बंगाल का एरिया और बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न टिप पर आप देखोगे कि ये एक छोटा सा आइलैंड बसा हुआ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेंट मार्टिन आइलैंड। आप अगर फिगर को गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा म्यांमार और यहाँ पर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो साउदर्न टिप है, बांग्लादेश का जो साउदर्न टिप है और जो सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में लगती है, वहां पर आप देखोगे कि बांग्लादेश के साउदर्न टिप के काफी नजदीक है कौन, ये सेंट मार्टिन आइलैंड बंगाल की खाड़ी में। तो आप देखोगे 9 किलोमीटर अवे फ्रॉम द साउदर्न टिप ऑफ द बांग्लादेश कॉक्स बाजार एंड टेक्निफ पेनिनसुला। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो जो टेक्नोफ पेनिनसुला है उसका हिस्सा हुआ करता है। तो यहाँ पर इसका जो भौगोलिक स्थिति है, जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, उसको वो जो है इस आइलैंड को बहुत ही इंपॉर्टेंस बनाता है। आप देखोगे कि अगर हम इस आइलैंड के कुछ फैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर है। और इसीलिए इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि यूएसए अगर इस आइलैंड को पा लेता या फिर चीन अगर इस आइलैंड पर आ जाता तो किस तरीके से यह जो है भारत के लिए, बांग्लादेश के लिए या फिर इस एरिया में जो व्यापार होता है, जो कार्गो से गुजरते हैं, उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता था। तो यहाँ पर उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि इसके कुछ फैक्ट्स को। अगर हम सेंट मार्टिन आइलैंड की बात करें तो ये जो आइलैंड है वो 7.3 किलोमीटर लंबा है और समुद्र तल से अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3.6 मीटर। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
कहा जाता है कि यह बांग्लादेश का एकमात्र जो है कोरल आइलैंड है, यानी कि प्रवाल द्वीप है। और यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह जो है, जो कछुए पाए जाते हैं उनका जो है प्रजनन स्थल भी है। तो ब्रीडिंग के लिए जो है कछुए इस आइलैंड का भी उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उसे जो है कोकोनट आइलैंड और जो है सिनमोन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है ना। तो हम लोग बोलते ना कि जो नारियल द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके पूरे इतिहास को हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने कहा कि जो टेक्नाफ पेनिनसुला है उसका ये हिस्सा हुआ करता है। और आप देखोगे तो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि 5000 साल पहले यह जो हिस्सा था, यानी कि जो हम जिसकी बात कर रहे हैं सेंट मार्टिन आइलैंड की, वो समुद्र में डूब चुका था। लेकिन फिर से धीरे धीरे जो है इसका जो है कुछ हिस्सा समुद्र तल से ऊपर हुआ और अभी जो हम सेंट मार्टिन आइलैंड की बात करते हैं वो हमें इस रूप में आपको देखने को मिलता है। तो लगभग 450 साल पहले जो वर्तमान सेंट मार्टिन आइलैंड है उसका जो दक्षिणी हिस्सा है वो क्या हुआ था, पहले रिसर्फेस हुआ और धीरे धीरे जो है आप देखोगे 100 सालों में ये पूरा का पूरा द्वीप जो है वो समुद्र तल से ऊंचा उठा है। तो यहां पर इन सभी फैक्ट्स को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर जैसे कि मैंने कहा जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इसको क्या बनाता है, काफी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि लगभग 450 साल पहले आप देखोगे कि जो आज का सेंट मार्टिन आइलैंड है वो रीफ सरफेस होना शुरू हुआ और 18वीं शताब्दी में जो अरब व्यापारी हैं वो इस द्वीप का इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू किया, वो इस द्वीप पर आना उन्होंने शुरू किया। तो अरब जो व्यापारी हैं वो पहले लोग हैं जिन्होंने क्या किया, इस जो आइलैंड पर बसना शुरू किया 18वीं शताब्दी में। और जो व्यापारी थे अरब व्यापारी, उन्होंने ही जो है सेंट मार्टिन आइलैंड का एक नाम दिया और उसका नाम था जंजीरा, याद रखिएगा। तो जो अरब व्यापारी थे उन्होंने इस आइलैंड का नाम दिया जजीरा, जिसका मतलब क्या होता है, द्वीप या फिर प्रायद्वीप, पेनिनसुला, आइलैंड या फिर पेनिनसुला। तो जजीरा जो है उनका नाम था, उन्होंने नाम दिया इस आइलैंड को और आगे चल करके उन्होंने इसे बदल करके इसका नाम क्या रख दिया, नारियल जिंजीरा, जिसका मतलब होता है क्या, कोकोनट आइलैंड। तो जैसे हमने कहा ना कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उसको हम लोग कोकोनट आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। तो जो कोकोनट आइलैंड जो नाम है वो अरब व्यापारियों के द्वारा इसको दिया गया। तो यहां पर ये तो आपको ध्यान में रखना है कि 18वीं शताब्दी में अरब व्यापारी इसका इस्तेमाल किया करते थे और उन्होंने इसका नाम रखा कोकोनट आइलैंड। लेकिन 19वीं शताब्दी में आप देखोगे ये पूरा का पूरा इलाका जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में गया और कहा जाता है कि इस द्वीप पे जो है जब ये ब्रिटिश के हाथों में गया तो इस द्वीप में फिर उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, जो बंगाली मछुआरे थे और जो म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको ये मैप। तो यहाँ पर रखाइन स्टेट म्यांमार का और जो बंगाल के लोग हैं उनको जो है यहाँ पर क्या किया गया, बसाना शुरू किया गया। तो अधिकतर जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं या तो बंगाली मूल के हैं या फिर जो म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है वहां से यहाँ पर आए हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि भारत, आज का बांग्लादेश, आज का म्यांमार, सभी जो है ब्रिटिश इंडिया के उपनिवेश थे, उनमें मिले हुए थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है जब वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आया तो वहां पर अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, जो बंगाली और जो रखाइन कम्युनिटी है, रखाइन स्टेट में रहने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर बसाना शुरू किया गया, जो कि पेशे से क्या थे, फिशरमैन। और उन्हीं के द्वारा जो है जब ये ब्रिटिश ऑक्यूपेशन पे था तभी जो है एक डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे चिटगोंग के, उन्हीं के नाम पर इस द्वीप का नाम रखा गया सेंट मार्टिन। यानी कि आज हम लोग जिसको सेंट मार्टिन आइलैंड कहते हैं उसका नाम जो है अंग्रेजों के शासनकाल में जो चिटगोंग के डिप्टी कमिश्नर थे उनके नाम पर रखा गया। तो ये सारे फैक्ट्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं इस आइलैंड के बारे में। अब यहां पर आप देखोगे कि 1947 में जब आप देखोगे देश का बंटवारा होता है तो ओब्वियसली जो आज का बांग्लादेश है वो पहले क्या था, पूर्वी पाकिस्तान,
और 1947 में आप देखोगे कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। फिर 1971 में आप सभी जानते हैं जब बांग्लादेश बना तो इस जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो अभी क्या है, बांग्लादेश का हिस्सा है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो आखिर यूएस जो है क्यों चाहता है कि वो यहां पर अपना एक बेस बनाए। ये जो पूरा का पूरा न्यूज है वो जुड़ा हुआ है यूएस और चीन की जो राइवलरी है इंडो पैसिफिक में उससे। आप देख सकते हो कि जो जिसे शेख हसीना का कहना है कि जो यूएस है वो इस आइलैंड को अपने कब्जे में लेना चाहते थे ताकि वो वहां पर क्या करें, कोई अपना एयर बेस बना सकें। और इसका जो लोकेशन है वो क्या है, बे ऑफ बंगाल में अमेरिका को जो है काफी बढ़त यहां पर दे सकता था। कैसे दे सकता था यहां पर आप सभी जानते हैं। अच्छा, इससे पहले भी इस तरह के दावे किए गए थे कि अमेरिका चाहता है कि वो बांग्लादेश की किसी भूमि पर क्या बनाए, अपना एक नेवल या फिर एयरफोर्स बेस बनाए। आप देखोगे खालिदा जिया के समय में भी इस तरह की बातें उठी थी जब उनका शासन था बांग्लादेश पर कि यहां पर अमेरिका जो है सेंट मार्टिन आइलैंड को चाहता है और सरकारों के बीच में बातचीत भी चल रही है। लेकिन हालांकि अमेरिका ने इस बात का हमेशा खंडन किया है कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड पर अपना कोई एयरफोर्स बेस बनाना चाहता है, क्योंकि 2003 में आप देखोगे जो बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत थे उन्होंने इस बात को लेकर के खंडन किया था कि बांग्लादेश की अमेरिका जो है वो सेंट मार्टिन आइलैंड को चाहता है अपने कब्जे में लेना और वहां पर वो कोई एयरफोर्स बेस बनाना चाहता है जिससे कि वो पूरे एरिया पर नजर रख सके। तो बार बार इस तरह के बातें उठती रही हैं और बार बार अमेरिका और बांग्लादेश के द्वारा इसका खंडन किया जाता रहा है। लेकिन ये मुद्दा जो है आज का नहीं है, पहले ही आप देखोगे कि खालिदा जिया के शासन काल में भी इस तरह की जो है बातें उठ चुकी हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि ये काफी पुराना मुद्दा है। अब जैसे मैंने बात किया कि आखिर क्यों कोई देश जैसे अमेरिका जैसा देश क्यों चाहेगा कि सेंट मार्टिन आइलैंड उसके कब्जे में रहे और वहां पर एयरफोर्स या फिर नेवल बेस बनाने से क्या फायदा उसको मिलेगा। तो यहां पर फिगर आप अगर देखोगे इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है सेंट मार्टिन आइलैंड का, वही इसको क्या बनाता है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला कि ये बे ऑफ बंगाल में एकदम आप देखोगे बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल का जो नॉर्थ ईस्टर्न टिप है वहां पर ये है। यानी कि अगर यहां पर कोई भी अपना एक नेवल बेस बना लेता है तो आपको ध्यान में रखना है कि जो मलक्का स्ट्रेट है ये रहा आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और आप सभी जानते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का उससे भारत का व्यापार भी होता है, इसी स्ट्रेट से होकर के जो व्यापारिक जहाज हैं वो आगे जाते हैं व्यापार के लिए। यहाँ पर आप देखोगे चीन का जो अधिकतर व्यापार है जो यूरोप से हो रहा है, अफ्रीका से हो रहा है, वो भी जो है मलक्का स्ट्रेट से होते हुए यहाँ पर जाता है। और यहाँ पर अगर अमेरिका की उपस्थिति होती है तो पूरे बे ऑफ बंगाल में वो क्या कर सकता है, नजर रख सकता है। जो मलक्का स्ट्रेट है उसको वो कभी भी ब्लॉक कर सकता है अगर चीन के साथ उसका कोई भी अगर रिश्ता है वो खराब होता है तो देखिए पूरी दुनिया में जो चीन और अमेरिका की राइवलरी है, हर कोई ये चाह रहा है कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर उसका क्या हो, नेवल बेस हो, एयरफोर्स बेस हो। और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि जरूर इसी जो बे ऑफ बंगाल में, हिंद महासागर में, या फिर हम कहें पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक में जो चीन और अमेरिका की राइवलरी है, आप देखोगे चीन भी हिंद महासागर में कई सारे बेस बनाने का सपना देख रहा है। मालदीव के साथ अपने संबंधों को ठीक करने की वजह यही है कि वो चाहता है कि मालदीव में उसको कोई जगह मिल जाए जहां पर वो अपना एक नेवल बेस या फिर एयरफोर्स बेस बना सके। अमेरिका भी यही प्रयास में है। तो बे ऑफ बंगाल में भी आप देखोगे कि अपने प्रभुत्व को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है कौन, चीन। और कहीं ना कहीं इसी का जवाब में अमेरिका ये चाहता है कि सेंट मार्टिन आइलैंड उसको मिले और वो वहां पर अपना एक एयरफोर्स बेस बनाए। तो यहां पर आप देखोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और चाइना का जो अधिकतर व्यापार है वो इसी से होता है। इवन भारत का भी अधिकतर व्यापार जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही होकर गुजरता है। और इवन अगर हम देखें यूरोप से अगर किसी व्यापारिक जहाज को जापान जाना है, अगर साउथ कोरिया जाना है या फिर आसियान देशों के साथ उसको व्यापार करना है तो वो क्या करता है, इसी मलक्का स्ट्रेट का उपयोग करेगा। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, मलक्का स्ट्रेट के काफी नजदीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, यहां पर आपको देखना है कि ध्यान रखना है कि अगर अमेरिका यहां पर अपना नेवल बेस बना लेता है या फिर एयरफोर्स बेस बना लेता है
तो आसानी से चीन की गतिविधियों पर तो नजर रखेगा ही रखेगा। इसके अलावा आप देखोगे कि भारत, म्यांमार और इवन बांग्लादेश की जो गतिविधियां हैं उस पर भी वो आसानी से क्या रख सकता है, नजर रख सकता है। तो बांग्लादेश का तो खैर वो हिस्सा ही है, ऑब्वियसली बांग्लादेश उसका मित्र बनेगा अगर सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को दे दिया गया तो। लेकिन भारत को भी यहाँ पर सुरक्षा का खतरा है, क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार काफी नजदीक यहाँ से, और वहां पर जो भी हमारे मिलिट्री के एस्टेब्लिशमेंट है वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। आसानी से अमेरिका जो हमारे एयरफोर्स और नेवी की वहां पर तैयारियां उस पर नजर रख सकता है। म्यांमार, चीन पर तो नजर वो रखेगा ही रखेगा। तो अगर एक जगह पर यूएसए का अगर वहां पर एयरफोर्स बेस अगर मान लीजिए बन जाता है तो आसानी से वो इस पूरे एरिया में अपनी निगरानी कर सकता है। ये इसका दूसरा पॉइंट है। यहां पर आप देखोगे कि जैसे मैंने कहा कि चीन के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि हिंद प्रशांत के क्षेत्र में वो अपना प्रभुत्व बढ़ाए, और यही आप देखोगे कि इस क्षेत्र में खास करके हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में अगर चीन का मुकाबला करना है अमेरिका जैसी शक्तियों को, तो यहां पर उसके पास एक एयरफोर्स या फिर नेवल बेस होना चाहिए, जिसके लिए सेंट मार्टिन आइलैंड एक उपयुक्त स्थान जो है प्रदान करता है किसको, अमेरिका को। और इसीलिए लगातार ये प्रयास लगाते जाते रहे हैं कि जो यूएसए है वो सेंट मार्टिन आइलैंड को चाहता है बांग्लादेश से, ताकि वो वहां पर अपना एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर सके। तो ये सारी बातें ही जो है इस ओर कयास लगाती हैं कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ बात है। अब देखो यहां पर आप देखोगे कि ये जो आइलैंड है इसको लेकर के कुछ और बातें और फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे एक समय बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में इस आइलैंड के प्रभुत्व को लेकर के क्या था, झगड़ा था। आप सभी जानते हैं कि जो म्यांमार, जो कि पीछे पहले इसका नाम क्या था, बर्मा, वो भी हमारा हिस्सा हुआ करता था, मतलब कि ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। 1937 के बाद जब पूरी तरीके से बर्मा अलग हुआ तो उस समय इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं बर्मा जो है, यानी कि जो आज का म्यांमार है, वो कहीं सेंट मार्टिन आइलैंड पर अपना अधिकार तो नहीं चाहता। लेकिन 1937 में आप देखोगे कि म्यांमार को अलग किया गया। उसके बाद से हमेशा से कयास लगाते जाते रहे हैं। 1947 में ये जब पाकिस्तान का हिस्सा बना तब भी इस बात को लेकर के कयास थे कि म्यांमार कहीं इस पर अपना दावा ना करे। लेकिन 1974 में आप देखोगे कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें म्यांमार ने जो है पूरी तरीके से सेंट मार्टिन आइलैंड को बांग्लादेश का हिस्सा मान लिया। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि इसको लेकर के म्यांमार के कहा जाता है कि म्यांमार की जो सरकार है उसके मन में सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर के कभी कभी जो जिज्ञासाएं वो जागती रहती हैं। और ये तब ज्यादा मजबूत हुआ जब आप देखोगे कि 2018 में यहां पर क्या हुआ कि जो म्यांमार का ऑफिशियल मैप था उसमें जो सेंट मार्टिन आइलैंड को म्यांमार का हिस्सा दिखाया गया। उस समय काफी ये टेंशन एस्केलेट हो गया था बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में। बांग्लादेश ने इसका विरोध भी किया था, और तब जाकर के म्यांमार ने आगे क्या किया, उसकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने अपने मैप से, म्यांमार के मैप से सेंट मार्टिन आइलैंड को हटाया, मिस्टेक बोल करके। लेकिन इतना बड़ा मिस्टेक जल्दी नहीं होता। तो कहा जाता है कि दोनों देशों के बीच में सेंट मार्टिन आइलैंड के प्रभुत्व को लेकर के टसल तो है ही, लेकिन 1974 में म्यांमार ये मान चुका है कि सेंट मार्टिन आइलैंड किसका है, बांग्लादेश का है। एक और यहाँ पर चुनौती है जो कि बांग्लादेश को झेलना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि जो म्यांमार का रखाइन स्टेट है वहां से रोहिंग्या काफी भारी मात्रा में बाहर निकले हैं, और कहा जाता है कि रोहिंग्या जो हैं वो उनके जहाज जो हैं, जो रोहिंग्या से भरे हुए हैं, उनके जहाज इसके आसपास दिखते हैं। और ये बांग्लादेश में घुसने का एक क्या है, अच्छा रास्ता है रोहिंग्याओं का। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसको लेकर के न्यूज़ भी आया था कि एक जो रोहिंग्याओं से भरी हुई एक नौका जो है वो सेंट मार्टिन आइलैंड के पास डूब गई, जिसमें कि 16 रोहिंग्याओं की मौत हुई थी। तो यहाँ पर आप देखोगे इन्फिल्ट्रेशन के लिए भी जो रोहिंग्याज हैं, जो कि म्यांमार के रखाइन स्टेट से भाग रहे हैं, वो बांग्लादेश में घुसने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। मैंने आपको इस पूरे सेशन में सेंट मार्टिन आइलैंड, उसके जो हिस्टोरिकल पॉइंट वो आपको बता दिए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सेंट मार्टिन आइलैंड, अगर अमेरिका यहाँ पर अपना अड्डा बनाता है, हवाई अड्डा, तो उसको किस तरीके से जो है यहाँ पर फायदा मिल सकता है। और ये पूरा का पूरा खेल जो है अमेरिका और चीन की जो राइवलरी है इंडो पैसिफिक में, उससे जुड़ा हुआ है।
भारत को इससे क्या खतरा है आप सभी समझ सकते हैं, ये भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। और कुछ बातें जो इस आइलैंड को लेकर के म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर हमारे चैनल पॉलिटी विद उपेंद्र सर को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट्स तक पहुँच सके। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस जो है इसका उपयोग करके। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।